हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेन साहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी जो हमारा सीजन चल रहा है जिससे हमारे एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए है, जिससे हमारा एकेडमिक सेशन अच्छा जाए। हालांकि बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस नीट लेवल के, मेडिकल लेवल के डालते हैं, बट अभी जो हमारा मेन मोटो है वो मेन मोटो हमारा हमारे एकेडमिक सेशन के लिए है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे आपको ईयर लॉन्ग सीरीज है, चैप्टर टॉपिक वाइज लेक्चर्स है हमारे। साथ ही साथ जो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि जब हमारा लेक्चर फिनिश होता है तो लेक्चर को फिनिश करने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। और आज तो मैंने क्या किया है कि आपके लिए अभी से बोर्ड में आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए हम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। रिक्वेस्ट और है, एक वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, जनरली कैसे क्वेश्चंस आए। तो अपने न्यू व्यूअर्स को बता दो, शायद नए लोग देख रहे हो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वो था बायोटेक्नोलॉजी। और इस बायोटेक्नोलॉजी में हमारा एक टॉपिक फिनिश हो गया था, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज का। एक टूल्स हमने फिनिश कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट टूल्स पे चलेंगे। आप कह सकते हैं कि उस टूल्स के डेप्थ पे चलेंगे। और मैंने लास्ट टाइम पे आपको टूल्स के बारे में बताऊं तो मैंने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर, है ना, वेक्टर के बाद हमारा क्या था, जो भी हमारा होस्ट सेल है, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा डेप्थ पे चलेंगे जिससे कि चीजें आए। और आज के लेक्चर में बोर्ड से पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीबीआर 322, उस पर भी डिस्कशन होगा। तो चलिए बने साथ में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लोनिंग वेक्टर। देखिए हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्या चीज होती है। हम जैसे कि मैंने बोला कि हमारा डीएनए, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात कही थी कि हमारा डीएनए डायरेक्टली रेप्लिकेट नहीं हो सकता, रेप्लिकेट नहीं हो सकता। तो ये रेप्लिकेट कैसे होगा, तो रेप्लिकेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक दूसरे डीएनए की, और वो दूसरा डीएनए होगा हमारा वेक्टर डीएनए या फिर हमारा प्लाज्मिड। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ पर यूज किया है प्लाज्मिड को या बैक्टीरियोफेजेस को। हम दो लोगों को यूज करते हैं एज अ वेक्टर। या तो वेक्टर हमारा प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। हमारे बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो ये दोनों किसी सेल के अंदर आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमने सोचा यार क्यों ना इनके डीएनए में अपना फॉरेन डीएनए मिला दिया जाए, तो जैसे इनका डीएनए रेप्लिकेट होकर के एक तो बनाएगा, ऐसे हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। सही तरीका था। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता जाएगा हमारा डीएनए। जैसे आप देखिए ये प्लाज्मिड का था, प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड डीएनए लगा है, तो जैसे ही बैक्टीरिया से दो होगा हमारा डिजायर्ड डीएनए भी क्या हो जाएगा, एक से दो सेगमेंट हो जाएंगे। प्लाज्मिड आर autonomously replicating circular extra chromosomal DNA बैक्टीरिया। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल। कुछ ऐसे हमारे प्लाज्मिड जिनकी सिर्फ 1 से 2 कॉपी होती है पर सेल। अदर हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। अदर देन 15 से 100 कॉपीज पर सेल हमें मिल जाती है। बैक्टीरियोफेजेस हाई नंबर पर सेल हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरिया। ये बहुत तेजी से कॉपी करता है। तो तरीके की फोटोकॉपी मशीन है हमारे लिए। हमारा डीएनए अंदर गया, मशीन चालू, जब बैक्टीरियोफेज वायरस 1 से 2 होगा तो हमारा भी जीन कॉपी हो रहा है। बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 हो रहा है, हमारा जीन कॉपी हो रहा है। दोनों चीजें कॉपी हो रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है एक हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर है उस वेक्टर के बेनिफिट क्या है, इस चीज पे चर्चा करते हैं। तो वेक्टर के क्या बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। साथ ही साथ मैं इसके लिए टर्म दूंगा। ये हमारे आईएससी का पार्ट है, आईएससी का पार्ट है हमारा। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी दिखाऊंगा इसका रिजल्ट। रिसेंटली एग्जाम में, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फीचर्स क्या रिक्वायर होने चाहिए एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए। यानी जिस वेक्टर को आप प्लाज्मिड कह रहे हैं वो एक नेचुरल वेक्टर है। हालांकि ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं बेटा, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है।
लेकिन जो प्लाज्मिड है वो क्या है, जो वेक्टर हमारा क्या है, वो नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। अब आती बात सर ये वेक्टर का काम क्या होता है, ये भी समझिए ना वेक्टर क्या करता है। बड़ा इस वेक्टर में क्या होते हैं, डिसीज यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर होती है। सपोज ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है और इस प्लाज्मिड में हमारा ये एक साइट है बेटा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में ये हमारा प्लाज्मिड पड़ा है, तो इस प्लाज्मिड के कारण बैक्टीरिया पे कोई दवाई असर नहीं करेगी। वो पर्टिकुलर जैसे पेनिसिलिन होता है, आपने सुना होगा कई बार कि अगर कोई बैक्टीरियल डिसऑर्डर है तो आप कहते हैं एंटीबायोटिक ले लीजिए, पेनिसिलिन ले ली या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले ली, है ना, ये सब पेनिसिलिन मतलब एंटीबायोटिक्स होती है और बहुत यूज किया गया कोविड टाइम में एंटीबायोटिक्स। तो इस एंटीबायोटिक्स को खाने से क्या होगा, वो बैक्टीरिया मरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पेनिसिलिन नाम लिया एंटीबायोटिक और इसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है प्लाज्मिड पे, तो फिर इस पे पेनिसिलिन असर नहीं कर पाएगी। तो ये देखा जाए एक तरीके से जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड एक रेजिस्टेंस पावर देता है उसकी बॉडी, क्या देगा, रेजिस्टेंस पावर, जिससे कि वो उस मेडिसिन से बच सके। ये बात समझ में आ गई, हमने इसी को यूज किया। तो कहता क्या है कि फीचर्स क्या रिक्वायर होने चाहिए क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, एक वेक्टर के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, समझिए फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। पहला फीचर होना चाहिए क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सबसे पहले उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लोकेशन होनी चाहिए। सेकंड, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, इसे मार्कर जीन का मतलब बता रहा हूँ। अब बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ का पूछो इंटरवल, इसलिए मैंने कहा ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, सी क्लोनिंग साइट होना चाहिए, डी वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर होने चाहिए क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट एंड एनिमल्स में। ये वेक्टर के हमारे एक फीचर होने चाहिए। तो आपसे हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर आइडियल वेक्टर, तो देन यू हैव टू टेल दैट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट, डी वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये चार चीजें होना जरूरी है हमारे एक वेक्टर के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती बात व्हाट इज ओरी। बेटा कभी एग्जाम में केवल आपसे पूछ लेगा डिफाइन में ओरी क्या है, केवल ओरी राइट कर देगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है क्या, देखिए हमारा जो ओरी है, ये ओरी वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इस जगह से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनने की जगह। तो जिस जगह से एक डीएनए से दो डीएनए बनने की जगह होती है और जिस जगह पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एक वेक्टर में, उस जगह को हम ओरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देख लीजिए एक बार, it is a sequence where replication start. A piece of DNA linked to ori can replicate within the host cell. It also controls the copy number of linked DNA. So for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. यानी आप इस जगह से अगर जोड़ते हैं, भाई हमारा डिजायर्ड डीएनए था, हमारा डिजायर्ड डीएनए में जगह जोड़ देंगे तो यहाँ से वो भी कॉपी होना चालू हो जाएगा। तो ओरी का मतलब सेम ये है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस जगह से हमारे प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर? आईएससी का टावर तोड़ क्वेश्चन है, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? देखो यार एक चीज समझो, हम अगर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बैक्टीरिया वर्ल्ड वाइड है, आप अगर अपने अभी भी इसमें अगर पढ़ रहे हैं आप, अगर आप अपने फोन को देख लेंगे तो फोन पे सरफेस पे
100 बैक्टीरिया मौजूद है, आपके हाथों में बैक्टीरिया मौजूद है। तो अब आप पता चला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने भाई देखिए मैं इसको बता दूं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता क्या है, देन हम आगे बढ़ेंगे। मैं पहले आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में बता दूं क्या होता है। देखिए ये एक बैक्टीरिया का बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने अपना जो डिजायर्ड डीएनए था, यानी जो एक आरडीएनए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, वो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है इस रेड वाले बैक्टीरिया में। इस रेड वाले बैक्टीरिया में आपने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, लेकिन इसी जगह पर हमारे दूसरे बैक्टीरिया घुस आए। अब आपके बैक्टीरिया में से बैक्टीरिया हर जगह पे, आपने निडल ली, सही से वो स्टेरलाइज नहीं है, वहाँ बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम मिलेगा, 20 मिनट में 102 को चालू कर देगा। तो आपके जो बैक्टीरिया मिक्सअप हो गया है, इसको कैसे अलग करोगे? ये बैक्टीरिया यहाँ मिक्सअप कर चुका है, कैसे इसको अलग करेंगे? सबसे पहली बात, आपने जिस बैक्टीरिया में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और जो हमारा जिस पे हमारा डीएनए नहीं पड़ा है, उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांस फॉर्मेट, यानी हमारा जिस पे हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिस पे नहीं डाला है वो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो कहता है कि किस सिस्टम के थ्रू हम इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करें। क्लियर? अब ये समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। जिस पे आपने अपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो भाजी चले आए हैं वो क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इट इज अ जीन दैट हेल्प्स टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर है क्या? प्लाज्मिड में मौजूद वो जीन है जो हेल्प करता है एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। एलिमिनेट मतलब बाहर निकालना, ट्रांसफॉर्मेंट जो हमारा है एलिमिनेट किसको करना है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो वो काम कौन कर रहा है, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। सिंपल सी डिफिनेशन बनी है। व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर? तो इट इज अ जीन व्हिच हेल्प टू एलिमिनेट non-transformant from transformant culture. If a piece of DNA is introduced, the host bacterium is called transformation. Such bacterium is called non-transformant, जो मैंने बताया। और जिसमें नहीं हमने कोई इंट्रोड्यूस किया वो non-transformant था। Selectable marker of E. coli include genes encoding resistance to antibiotic like ampicillin, chloroepinol, tetracycline and kanamycin। ये एंटीबायोटिक्स है। तो ये कह रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ई कोलाई बैक्टीरिया, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया है हमारा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड पे इतने रेसिस्टेंस साइट होते हैं।
तो यार दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने, क्यों ना हम इस रेसिस्टेंस साइड वाले डीएनए को रिमूव करें और यहाँ पे अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड करें। तो होगा क्या, जब हम इसको बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन में रखेंगे तो मर जाएगा, हम समझ जाएंगे एम्पिसिलिन नहीं है, ये जीन नहीं है, और इसने वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं बनाया, इसलिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है। ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। Normal E. coli cells have no resistance against these antibiotics. अब नॉर्मल कंडीशन पर अगर उस E. coli को देखें तो उसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन हमने बनाया है कि उसमें ये चीजें क्या हो, मूव हो सके। नेक्स्ट आता है क्लोनिंग साइट। ये तो डायग्राम बार बार जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम नजर आता है। हमारे बोर्ड का एक बहुत फेमस डायग्राम है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुलाकात करेंगे क्वेश्चन से भी। क्लोनिंग साइट क्या है, देखिए दो साइट हमने सेट कर ली, पहला पूरी, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, और थर्ड पे आ गए हैं क्लोनिंग साइट पे। अब क्लोनिंग साइट क्या है देखते हैं। टू द लिंक द एलियन डीएनए, कोई एलियन बोले, कोई डिजायर्ड बोले, कोई डिजायर्ड बोले, ये दोनों बातें सेम है। तो टू लिंक द एलियन और डिजायर्ड डीएनए द वेक्टर नीड्स a single or very few recognition site for restriction enzyme. More than one recognition site generates several fragments. It complicates the gene. To link the alien DNA, the vectors needs a single or very few fragments. देखिए recognition site क्या? अगर हम अपने DNA को ऐड करना चाह रहे हैं वेक्टर DNA में, तो वेक्टर DNA में वो जगह, वो साइट तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं DNA कहीं से जोड़ दोगे, वो DNA का जो सीक्वेंस यहाँ पर है हमारे पास, वही सीक्वेंस तो वेक्टर के पास भी होना चाहिए। सपोज आप कट कर रहे हैं, आपका जो कोडाउन है A G G T T C है, T C C A A मान लीजिए ये है आपका। अब आप कह रहे हैं कि हमें ये डिजायर्ड डीएनए है, जबकि प्लाज्मिड में डिजायर्ड डीएनए वाला कोई पार्टी नहीं है। तो कह रहा है रिकॉग्निशन साइट वो साइट है जो आपके डिजायर्ड डीएनए के मैच करता है, ठीक है। तो कह रहा मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट, इज कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। तो रिकॉग्निशन साइट वो है स्पेसिफिक साइट जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा, वो स्पेसिफिक साइट है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है। Ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. दो से ज्यादा रेसिस्टेंस जीन्स के साइट होते हैं। लाइगेशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट BAM H1 साइट, BAM H1 साइट देखिए टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है, यानी अगर इस जगह से हम हटा दें BAM H1 को और अपना डिजायर्ड डीएनए लगा दें, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के लिए रेसिस्टेंस नहीं रह पाएगा। तो लाइगेशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए एट अ BH1 साइट of tetracycline resistant gene in vector PBR 322. As a result, recombinant plasmid is formed. If ligation does not occur, it is non-recombinant plasmid. ये क्लोनिंग साइट का हमारे कैरेक्टरिस्टिक है, देख लीजिए यहाँ से। तो इस तरीके से आपने एक क्लोनिंग साइट का नाम समझा। तो बेटा क्या था क्लास कि अब जिस जगह पे हमारा ये क्लोनिंग साइट है, ये क्लोनिंग साइट का क्या मतलब है कि इस जगह से हमारे एलियन जीन को जोड़ा जाएगा, और यही हमारा एक तरीके का रिकॉग्निशन साइट भी हो गई। क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है, एक ही होता है, जहाँ रिकॉग्निशन साइट बोल दो और जहाँ क्या बोल दो क्लोनिंग साइट, एक ही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं। तो अब देखिए एक मेथड आ गया, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भैया यहाँ पर भी हम आपको बताते हैं, ये मार्क कर देते हैं, हमारे खत्म हुए वेक्टर्स एंड अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन है बोर्ड का, व्हाट इज इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। पहले के टाइम में यानी जब टेक्नोलॉजी बहुत नहीं थी, उस टाइम पे हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले तरीके से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ढूंढते थे।
कि हाँ भाई, अगर हमने कोई एलियन जीन को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के पास से कट करके लाइगेट किया है तो वो बैक्टीरिया अब टेट्रासाइक्लिन में मारा जाएगा। लेकिन इससे एक और बढ़िया मेथड ढूंढा गया और वो मेथड मिला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या था इस मेथड? इसके पहले इसे बता दूं आपको, जो जरूरी है मेरा बताना आपको, क्योंकि बहुत से लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है, तो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बात करता हूँ। बेटा, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसके में एक स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल जीन नया पेज ले लो चलो। तो हमारा एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये नॉर्मल एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है। नॉर्मल कंडीशन पे क्या है, ये ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है नॉर्मल वे में। बट अगर ग्लूकोज नहीं है, सपोज ये मिल्क की लैक्टोज शुगर में पड़ा है, कहाँ पड़ा है? लैक्टोज शुगर में। मिल्क क्या है? लैक्टोज शुगर। अगर ये लैक्टोज शुगर में है तो अब लैक्टोज से तो एनर्जी बनाई जाएगी। एनर्जी किससे बनाई जाएगी? ग्लूकोज से। तो बेटा इस लैक्टोज को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और ये ब्रेक डाउन किसमें होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दो चीजों के मिलने से, ग्लूकोज के और गैलेक्टोज के मिलने से हमारा लैक्टोज बनता है। अब यार, अगर बैक्टीरिया हमारा पड़ा है लैक्टोज में, मिल्क शुगर में, तो इसको ग्लूकोज लैक्टोज में तोड़ना पड़ेगा। बट इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है हमारे ई कोलाई के पास, जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब बनता है बेटा, तो ये ग्लूकोज को, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा। लेकिन अब समझिएगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जान गए आप? चलिए अब आगे टॉपिक पे आते हैं। क्या कह रहा है? When a foreign DNA is inserted with a gene of bacteria, that gene is inactivated. जिस जगह पे हम बैक्टीरिया के डीएनए पे डाल रहे हैं जीन, अपना डिजायर्ड वो चीज है, इनएक्टिव है। क्यों? जीन हटा दोगे आप उसका तो वो उस प्रोटीन को नहीं बना पाएगा। यही तो होगा ना, अगर जीन हटा दिया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बढ़ा देगा सीन। कह रहा है इट इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पर ये डेफिनेशन आप लेंगे एग्जाम की। क्या? व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड within a gene of bacteria, that gene is inactivated. It is called insertional inactivation. Here, the recombinant plasmid loses tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA. तो ये तो हमारा इंसर्शनल एक्टिवेशन हो गया। हमने जीन डाला और जिस टेट्रासाइक्लिन पे डाल दिया, किसी भी जगह पे हमारा डाला, उस जगह पे वो उसके लिए रेजिस्टेंस खत्म कर देगा। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, when the plasmid are introduced into E. coli cells, three type of cells are obtained: non-transformant, transformant. They have no plasmids, so have no resistance to either tetracycline and ampicillin. देखिए मास्टर प्लेट रखी है हमारी, इस मास्टर प्लेट में क्या है हमारा, कई सारे, देखिए ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों पढ़े। हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कलरलेस है, ट्रांसफॉर्मेंट ये है विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और ट्रांसफॉर्मेंट आना विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ऐसे हमें अलग करना है। तो ये रेसिस्टेंस वाला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है। क्लियर? अब सिलेक्टेबल मार्कर में सबसे जो बढ़िया है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ये भी बहुत नया मेथड है। ओके, चलिए देखते हैं इस मेथड में क्या है हमारा। इस मेथड की पूरी कहानी। अब देखिए क्या किया, जैसे मैंने बताया था
In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. आ गया, यानी हमारा पूरा ये प्लाज्मिड था, ये हमारा प्लाज्मिड था, ये ऐसे, ठीक है। और इस प्लाज्मिड में ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन मान लीजिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए जरूरी है। ये लोकेशन बीटा गैलेक्टोसाइड बनाने। अब हमने क्या किया, अपना डिजायर्ड डीएनए इस जगह पे सेट कर दिया। जब इस जगह पे सेट कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे सेट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो नहीं बनेगा ना, ये होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा नहीं। और जब ऐसे बैक्टीरिया को क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर प्रोवाइड करना सब्सटेंस रखते हैं तो वो कलर शो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं थ्योरी पे। In this, a recombinant DNA is inserted into the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. So, the gene is inactivated. जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। इंसर्शन इनएक्टिवेशन, देखिए ये भी एग्जांपल है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। सच कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस कलर। अब वो कॉलोनी कलर नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्यों? अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है तो वो बैक्टीरियल कॉलोनी कलर प्रोवाइड कर देगी। देखिए ये आसान तरीका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले, दोनों इंसर्शन इनएक्टिवेशन है। लेकिन एंटीबायोटिक में आप निकालेंगे वो बैक्टीरिया देखेंगे मरा है कि जिंदा है। इसमें आपने क्या किया, सॉल्यूशन डाला क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, जो कलर दे रहा है वो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इनको हटा दिया, जो कलर नहीं दे रहा वो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, वो हमने अलग कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो क्या है, कह रहा है such colonies do not produce color, these are identified as recombinant colonies. If the plasmid in bacteria have no N insert, it gives blue color. कुछ नहीं प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया है तो क्या है, वो ब्लू कलर शो करेगा कॉलोनी। हम ऐसे अपने ट्रांसफॉर्मर और नॉन ट्रांसफॉर्मर को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं कॉलोनी में क्या चल रहा है। यानी जो हमारे ये देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का दिख रहा है हल्का सा, ये आप देख ही रहे हैं, ये हमारे क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जबकि देखिए ये व्हाइट वाले, क्योंकि हमें पता है व्हाइट कॉलोनी जो है ये हमारे ट्रांसफॉर्मेंट है। और ट्रांसफॉर्मेंट को आप अच्छे से जानते हैं, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बियर किए हुए, यहाँ क्या बियर किए हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बियर किए हुए हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेंट। आसानी से आप क्या करेंगे, इसको निकाला आराम से फॉर्सेप्स से, ये हम रिमूव कर देंगे। ऐसे कॉलोनी दिखती है। और ये ओरिजिनल पिक है कि जो पैट्रिक डिस्प्ले जो हम इतना हैवी पढ़ रहे हैं ना, बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ओ माय गॉड ये क्या है, ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एंजल ग्लैम्स कट के सब एक पैट्रिक डिस्प्ले में खेल चल रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम हो रहा है। और आसानी से हमने अपने रिकॉम्बिनेंट को निकालेंगे ही हमारे वो सेल हैं जिस पे हमने अपना डिजायर्ड डीएनए विद प्लाज्मिड इंसर्ट किया है। क्लियर? थ्योरी देख लीजिए। सच कॉलोनीज, देख लीजिए थ्योरी पूरी। Such colonies do not produce color. अच्छा, if the plasmid in bacteria have no N insert, it gives blue color. तो पढ़ लिया लोगों ने। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो हमने क्या पूछा गया, कहता है explain what are the desirable characteristic of an ideal cloning vector used in recombinant DNA technology। तो मेरे भाई बोला था ना क्या क्या है, आपने यहाँ पर तो थ्योरेटिकल लिख दिया, आपको तो पॉइंट याद है यार। उसमें क्या होना चाहिए, उरी होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए भाई, उरी के साथ साथ सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए बेटा, उसमें क्लोनिंग साइट चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, उरी हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो, क्लोनिंग साइट हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे यहाँ पर एक प्लाज्मिड में जो हमारा वेक्टर है। वही सारी चीजें थ्योरेटिकल दी गई हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज, एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए,
Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy link to foreign and DNA and selection of recombinant form now. If one wants to recover many copies of the target, it should be cloned a vector whose origin support. Origin यानी ओरी की बात कर रहा है. Vector requires selectable marker. Selectable marker होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम अलग कर सकें ट्रांसफॉर्मेट नॉन ट्रांसफॉर्मेट को. In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very preferring recognition site. ये देखिए सारी चीजें जो मैंने वहाँ बताई इस आंसर में आपको मिलेगी. इसलिए मैं कहता हूँ देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे. देन ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए आया हमारा, ये है PBR 322. PBR 300 सॉरी इरेज कर देता हूँ, आराम से लिखता हूँ. PBR 322. PBR यानी प्लाज्मिक बी फॉर प्लाज्मिक, बी से बॉलीवर थे, आर से रुड्रिक भी साइंटिस्ट का नाम था. दोनों ने मिलकर के एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड तैयार किया जिसमें एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट थी, इससे आसानी से हम कट कर सकते हैं. तो देखिए इन्होंने एक जगह पे टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन, मोर देन वन इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट लिया, रिकॉग्निशन साइट एंड यानी क्लोनिंग साइट है. अब रिकॉग्निशन साइट की बात करता हूं तो वो हमारा जाता है बाम H1 है. कितने सारे रिस्ट्रिक्शन, यानी एक प्लाज्मिड में आप PST1 PBU इको क्लास इन दी बाम, ये सारे आप यूज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट को. नॉर्मल कंडीशन पे एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट है, एक ही एंटीबायोटिक यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाला साइट है. तो भाई यहाँ पर एक से ज्यादा है, आप इस प्लाज्मिड को इतने टाइप के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ कवर अप कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेम द क्लोनिंग वेक्टर शोन अबव. PBR 322 मेंशन एनी टू रिस्ट्रिक्शन साइट. टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन टू रिस्ट्रिक्शन साइट है हमारी और ये क्लोनिंग साइट है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है. Name any one two selectable marker shown in the diagram. तो दो selectable marker, क्लोनिंग साइट सॉरी टू रिस्ट्रिक्शन साइट. बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट में हमारा ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट है. जिस जगह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जहां इन्वॉल्व होगा वो रिस्ट्रिक्शन साइट है. और सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, जिससे हम देखते थे बेटा ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो वो हम किससे देखते थे, वो हम देखते थे बाम से और PBU से, इसे देखते थे ना. तो ये हमारा हो जाएगा किसका आंसर, सी का आंसर हो जाएगा. क्लियर. इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये क्वेश्चन कि कैसे हमारा स्टिकी एंड्स बनते हैं, कैसे हमारे स्टिकी एंड्स काम करते हैं. तो एक क्वेश्चन भी था, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो मैं पढ़ा था, लेकिन मुझे दिखाना था कि जो मैंने लास्ट टाइम पे लेक्चर लिया था उसमें 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके इस बार के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा इसके अच्छे से है. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ द ब्लू व्हाइट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. 2016 का क्वेश्चन है, 2019 में दूसरा क्वेश्चन है जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, तो आगे पढ़ूंगा. लेकिन ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, वो गिव एन अकाउंट ऑफ ब्लू व्हाइट मेथड ऑफ सिलेक्शन. तो मैंने आज के लेक्चर में बताया था अपना बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर नहीं है तो ये व्हाइट कलर देगा और अगर है तो ये ब्लू कलर देगा. यही ब्लू व्हाइट मेथड था और मैंने पढ़ाया इसका आंसर, आप पीछे जा करके देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड. अच्छे से हमने आज टूल्स की कहानी पूरी तरीके से निपटा दी, अच्छे से पढ़ डाला क्या है PBR 322, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ओरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से जान चुके हैं. और लेक्चर्स में मैंने आपको जो अपना मेरा कमिटमेंट था कि भाई स्टार्टिंग में मैंने बोला कि नहीं मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो भी मैंने आपको बताया. तो जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, करता रहूँगा आपके लिए. बस आपको भी करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारे साथ बने रहना है हमारे चैनल साउथ सिटी PCMB पे अपने बायोलॉजी मेंटर नागिन सर के साथ. चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.